ऑडियो 17 मानव प्रगति एवं पर्यावरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। च विनाश की ओर बढ़ते चरण। युद्ध सभ्यता का नहीं, सब असभ्यता का परिचायक है। सभ्यता की समृद्धि के साथ साथ युद्ध व शस्त्रों का मूल्य कम होना चाहिए। इसके विपरीत आज का सभ्य कहलाने वाला मनुष्य शस्त्रास्त्रों की होड़ लगा रहा है। यह होड़ दिनों दिन बढ़ रही है, घटने का नाम नहीं लेता। पहले जब आमने सामने युद्ध होते थे तो इसकी भयंकरता इतनी नहीं थी। जो बहुसंख्यक बलवान, चतुर तथा साहसी होते वे ही जीतते थे। दूसरों को पराजय का मुंह देखना पड़ता था। आज तथ्य उससे विपरीत हो गए हैं। परमाणु बमों के द्वारा व्यक्ति एक स्थान पर ही बैठा हुआ विश्व के किसी भी स्थान पर बम गिरा सकता है। ये बम इतने विनाशकारी होते हैं कि थोड़े से बमों से सारी मनुष्य जाति समाप्त हो सकती है। यह सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान द्वारा प्राप्त हुई इस शक्ति का सदुपयोग करके मनुष्य ने पृथ्वी की ही नहीं, ग्रह उपग्रहों की दूरियां भी बहुत कम कर दी है। टेलीविजन जैसा महत्वपूर्ण आविष्कार विज्ञान ने ही दिया है। यह तो मनुष्य की विवेकशीलता पर निर्भर करता है कि वह विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग किस दिशा में करे। मानवता के विनाश की सामग्री तथा सैनिक व्यय पर इन दिनों खरबों रुपया व्यय होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान केंद्र ने पिछले दिनों एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें विविध राष्ट्रों के सैनिक व्यय का ब्यौरा दिया गया है। यह ब्यौरा चौंका देने वाला है। इस पुस्तक के अनुसार 1970 में विश्व भर के देशों ने अपनी शस्त्रास्त्रों पर 200 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इतनी ही राशि सारे विश्व के राष्ट्र चिकित्सा तथा शिक्षा जैसे मानव कल्याण के कार्यों में लगाते हैं। जितनी राशि सेना तथा अफसरों पर व्यय की जाती है, इसका 20वां भाग भी यदि विकासशील राष्ट्रों की सहायता करने पर व्यय किया जाता तो उनके लिए यह 10 वर्ष तक पर्याप्त हो सकता था। यह राशि सारे विश्व की आय का 6% है। शस्त्रास्त्रों पर होने वाला यह व्यय निरंतर बढ़ ही रहा है। इस वृद्धि का कारण भयंकरतम अस्त्रों की होड़ ही है। इनके अनुसंधान तथा निर्माण पर ही सर्वाधिक खर्च बैठता है। मृत्यु का यह साज सामान बढ़ता ही जा रहा है। यह वृद्धि बड़े राष्ट्रों के कारण ही होती है। ये देश नए नए शस्त्रास्त्रों का निर्माण करते हैं। अविकसित राष्ट्रों तथा विकासशील देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रास्त्र खरीदने पड़ते हैं। इसके लिए उन्हें अपने विकास तथा जनमंगल के कार्यों पर होने वाले व्यय में कमी करनी पड़ती है। अमेरिका की निशस्त्रीकरण तथा आयुध नियंत्रण समिति रिपोर्ट के अनुसार 1969 में सैन्य शक्ति की मद में विश्व के 120 राष्ट्रों में 182 अरब डॉलर 9,36,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। 1970 में यह बढ़कर 200 अरब डॉलर हो गया है। इसका अभिप्राय यही हुआ कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष शस्त्रास्त्रों की मद में 420 रुपया व्यय होने लगा है। भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय 1970 में इससे कम ही थी। केवल भारत ही नहीं, 19 ऐसे विकासशील देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय इससे बहुत कम है। अस्त्र शस्त्रों पर व्यय किया जाने वाला यह धन इसी गति से बढ़ता रहा तो 2010 तक यह राशि 300 खरब रुपए हो जाएगी। जितनी राशि आर्थिक असमानता दूर करने में खर्च की जाती है, उसका 20 गुना शस्त्रास्त्रों पर खर्च होती है। स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय से यह 3 गुना थी। 1970 में जितना व्यय इन पर सारे विश्व में हुआ, उस धन को यदि मानव कल्याण में लगाया गया होता तो 2 करोड़ व्यक्तियों को सुंदर मकान उपलब्ध किए जा सकते थे, जिसकी आज विश्व को आवश्यकता है, युद्ध सामग्री की नहीं। इतना सारा धन इसलिए खर्च किया जाता है कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे तो अपनी सुरक्षा की जा सके। सभ्य होने का दावा करने वाली मनुष्य की सभ्यता का मानदंड क्या सही है कि वह एक दूसरे पर आधिपत्य जमाए? मौत का खेल निरंतर महंगा होता जा रहा है। किसी जमाने में एक शत्रु सैनिक को मारने के लिए अत्यल्प व्यय आता था। प्रथम विश्व युद्ध में बढ़कर यह कई 100 गुना हो गया और अब तो उससे 10 गुना व्यय सामान्य बात है। इसका कारण भयंकरतम और अत्यंत व्यय साध्य शस्त्रास्त्रों का निर्माण ही है। कोई इस होड़ में पिछड़ न जाए, इसलिए नए नए भयंकरतम आयुधों का निर्माण हो रहा है। नए नए अनुसंधान केंद्र खुल रहे हैं। मिसाइल, एंटी मिसाइल, एंटी मिसाइल,
एंटी 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 मिसाइल आदि ऐसे अस्त्र है जिनके द्वारा ये एक दूसरे को कई कई बार नष्ट कर सकते हैं। हथियारों का एक यह व्यापार विकासशील देशों में ही परस्पर तनाव उत्पन्न करता है। इन देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक विकास की ओर ध्यान न देकर केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पाकिस्तान इसी प्रकार का देश है। ऐसे युद्धप्रिय देश दूसरों के लिए भी सिरदर्द बनते हैं। सैनिक संधियों तथा शस्त्रास्त्र व्यापार का विकासशील देशों पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। वे अपने देशवासियों की रोजी रोटी की समस्या में उलझे हुए हैं और उनकी पीठ पर युद्ध का अतिरिक्त भार पड़ जाता है। जो विकासशील देश स्वेच्छा से यह भार लाद लेते हैं उनकी पाकिस्तान की तरह दुर्गति होती है। शस्त्रास्त्र निर्माण की इस होड़ ने मानव जाति के विनाश की आशंका तो उत्पन्न की है, साथ ही साथ आणविक परीक्षणों तथा आणविक अवशिष्टों का विसर्जन एक समस्या बन गया है। अणुविकिरण के कारण नई नई बीमारियां उत्पन्न होती है। सागर के गर्भ में किए जाने वाले आणविक परीक्षण तथा बम विस्फोट सामुद्रिक जल, वनस्पति तथा जीव जंतुओं पर विषाक्त प्रभाव डालते हैं। समुद्र में परीक्षण तथा विस्फोट किए जाते हैं। अणु अवशिष्ट सागर में डाले जाते हैं। जल में परमाणु विकिरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे सागरों से उठने वाले मानसून उस दुष्प्रभाव को धरती पर बरसा देते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य का नाश का कारण बनता है। इस प्रकार के आयुधों के द्वारा होने वाली हानि नहीं है, उसे अलंकारिक भाषा व कथानक के माध्यम से महाभारत में मूसल चूर्ण के रूप में दर्शाया गया है, जिससे द्वापर में समस्त यादव वंश का ही सर्वनाश कर दिया था। यही कारण है कि भारत में इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति पर अध्यात्म की विवेकशीलता का अंकुश रहा था। विनाश के इस कगार पर खड़े हुए मानव को बचाने का एक ही मार्ग है, वह यह है कि संकुचित राष्ट्रीय वृत्ति को भुलाकर विश्व स्तर पर ऐसी सांस्कृतिक चेतना जगाई जाए जिससे शस्त्रास्त्रों की होड़ ही निरुत्साहित न हो, वरन मनुष्य का हृदय इतना विशाल हो कि समस्त प्राणियों में एकात्म स्थापित किया जा सके। भारतीय संस्कृति ही विश्व मानव के इस विकास का सोपान बन सकती है। ऐसे समय में भारतवासी पीड़ित मानवता को यही अनुदान देने को कृत संकल्प हो जाए तो अभिष्ट परिणाम दृष्टिगोचर हो सकेंगे। 6. भूगर्भीय उत्पातों की बढ़ती श्रृंखला। यूं तो भूकंप की कहानी पृथ्वी के जन्म के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जापानी साहित्य में वहां की प्राचीन सभ्यता में भूकंप देवता की पूजा उपासना का सुविस्तृत उल्लेख मिलता है। उस मान्यता के अनुसार मनुष्य के उच्छृंखलतापूर्ण व्यवहार से कुपित होकर भूकंप देवता अपना ध्वंसात्मक स्वरूप प्रकट करते और मनुष्य सहित समूचे प्राणी समुदाय को दंडित करते त्रास देते हैं। विश्व के भिन्न भिन्न राष्ट्रों में भी इस संबंध में अलग अलग तरह की मान्यताएं एवं धारणाएं प्रचलित है, लेकिन उनके वैज्ञानिक कारण उपलब्ध न होने से उन्हें प्रामाणिक नहीं माना गया। प्रख्यात ग्रीक दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि प्रकृति के साथ जब कभी मनुष्य का व्यवहार असहनीय हो जाता है तो वह पृथ्वी के भीतर भरी बाष्प को बाहर निकालकर दुर्बल स्थानों पर विस्फोट कर देती है। चीन की पौराणिक गाथाओं के अनुसार पृथ्वी भी मनुष्य की तरह सांस लेती है। मनुष्य की श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में व्यवधान पड़ने पर जिस प्रकार से उसका दम घुटने लगता है और प्राणों पर बंध आती है, ठीक उसी तरह धरती की श्वसन प्रक्रिया में भी व्यतिक्रम उत्पन्न होने पर भूकंप आने लगते हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स एफ रिक्टर ने भूकंप मापी यंत्र की खोज इसी आधार पर की है, जिसे रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी में प्रतिवर्ष 14 लाख कंपन होते हैं, पर उनमें से मात्र 6000 कंपनों को ही मापा जा सकता है। अब इन कंपनों की संख्या में तीव्रता आती जा रही है और हर वर्ष आने वाले कुल भूकंपों की संख्या में अभिवृद्धि होती जा रही है। इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है, जो जन धन की असाधारण हानि का कारण बनती है। पृथ्वी के निर्माण से अब तक करोड़ों भूकंप आए हैं। विगत दिनों सूर्य के एक सीध में 9 ग्रहों के एक ओर इकट्ठे हो जाने की घटना संभवतः अब तक के इतिहास में अपने ढंग की एकमात्र ऐसी घटना है जो अन्य सौर घटनाओं के साथ घट रही है। यथा पूर्ण सूर्य ग्रहण, सौर कलंकों की अभिवृद्धि का चरम वर्ष, चंद्र ग्रहण, धूमकेतु का उदय आदि आदि, इन सब घटनाओं का प्रभाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को असामान्य रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए ऐसे भूकंपों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है जो अब तक कभी नहीं आए होंगे। आने वाले भूकंपों की विध्वंसकता का अनुमान लगाने के लिए
अब तक आए उन भूकंपों का विवरण जान लेना उपयुक्त रहेगा जिन्होंने सर्वाधिक विनाश किया है, और जहां वे आए हैं वहां प्रलय का सा दृश्य उपस्थित किया है। प्राकृतिक विपदाओं में यदि सबसे अधिक विनाशकारी और सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली विपत्ति यदि कोई है तो वह भूकंप ही है। किन्हीं भी प्राकृतिक विपत्तियों ने उतनी हानि नहीं पहुंचाई, न उतना विनाश किया जितना कि भूकंपों के कारण हुआ। भूकंप क्यों आते हैं, उनके रोकथाम का क्या उपाय है, आदि बातें जानने के लिए वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ ही वर्षों पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर मदन मोहन बजाज ने अपने 2 सहयोगी के साथ सिद्ध कर दिया है कि भूकंप जैसी महाविनाशकारी विभीषिका का संबंध प्राणियों के सामूहिक संहार से है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर 3 प्रकार की तरंगें चलती है: प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, तलीय तरंगे। प्राथमिक तरंगे बहुत तेज चलती है और द्वितीय स्तर की तरंग धीमी। ये दोनों ही तरंगे जीवों की जघन्य हत्या या उत्पीड़न के समय उत्पन्न दारुण वेदना पीड़ा से निःसृत होती है। लगातार प्राणियों के उत्पीड़न से ये तरंगे संकलित डेंसिफाई हो जाती है। जब उनकी सम्मिलित ऊर्जा शक्ति विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाती है तो पृथ्वी में कंपन होने लगता है। इन तरंगों की सर्वप्रथम खोज आइंस्टाइन ने की थी। इन वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र में विज्ञान और दर्शन का अद्भुत समन्वय है। इस शोध पत्र के अनुसार अदूरदर्शितापूर्ण भौतिक प्रगति ही भूकंप का मुख्य कारण है। मनुष्य चाहे उसे रोक भी सकता है, पर जहाँ तक रोकथाम की बात है, वैज्ञानिकों के लिए अभी इतना ही संभव हुआ है कि भूकंप आने के कुछ क्षणों पहले पता चल जाए कि धरती कांपने वाली है, परंतु वह पता इतने थोड़े से समय पहले चल पाता है कि जहां भूकंप आने वाला है वहां से जान माल हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई समय नहीं मिल पाता। इस स्थिति में भूकंप की संभावना का पता लग जाना और नहीं लगना बराबर ही है। पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रायः भूकंप आते रहते हैं। इनमें जापान द्वीप समूह, चीन, एंडीज पर्वतमाला आदि, पूर्व अनातोलिया तथा अमेरिका का पश्चिमी तट प्रमुख है। वैसे भूकंप को किसी सीमा में बांध पाना संभव नहीं है। वह कभी भी और कहीं भी आ सकता है। फिर भी उक्त क्षेत्र में भूकंप की संभावना और स्थानों की अपेक्षा अधिक रहती है। पिछले दिनों महाराष्ट्र, नेपाल, बिहार में आए भूकंप अब तक आए सभी भूकंपों का रिकॉर्ड तोड़ चुके। उनकी विभीषिका का अनुमान लगाने के लिए अब तक आए भूकंपों की विभीषिका को आधार बनाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 15,000 व्यक्ति भूकंपों के कारण मृत्यु का ग्रास बनते हैं। धन संपत्ति की होने वाली क्षति का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। सन 1960 में मोरक्को, ईरान तथा चिली में भूकंपों के कारण 17,000 लोग मर गए थे और करीब 5 अरब रुपयों की संपत्ति नष्ट हुई थी। जुलाई 1976 में चीन के तंगशान इलाके में आया भूकंप इस शताब्दी का सबसे भयंकर भूकंप माना जाता है। उस भूकंप में अकेले तंगशान नगर में 8 लाख व्यक्ति मारे गए थे, जबकि इस नगर की जनसंख्या कुल 10 लाख थी। जो लोग बच सके थे वे भी कोई पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। उनमें से भी अधिकांश को शारीरिक क्षति पहुंची। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी की आंखें फूट गई, तो कोई इमारतों के ढह जाने से गिरने वाले मलबे की चोट के कारण अपना चेहरा भी विकृत कर बैठा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भूकंप आने के पूर्व इस क्षेत्र के ऊपर आकाश में एक तेज चौंधिया देने वाला प्रकाश फैल गया था। इस प्रकाश को 200 मील दूर रहने वाले उन लोगों ने भी देखा जहां भूकंप नहीं आया था। कुछ सेकंडों तक थरथरा उठी धरती के कारण होने वाला धमाका इतना जोर का था कि कई एकड़ क्षेत्र में लगी हुई फसल अपनी सतह के साथ उखड़कर इस प्रकार दूर जा गिरी जैसे किसी ने दूध पर से मलाई उतारकर दूसरे बर्तन में बिछाई दी हो। तंगशान नगर इस भूकंप का केंद्र था और वहां के नगर के बीचों बीच की जमीन फट गई तथा बहुत चौड़ी और मीलों लंबी दरार बन गई। इस दरार में लाखों मनुष्य, मकान, इमारतें, सड़कें और सड़कों पर चलते हुए लोग समा गए। भूकंप के धक्के से राह चलते, बैठे और सोए लेटे हुए लोग भी कई फुट ऊंचे उड़ गए। इस स्थिति में पेड़ों का उखड़कर दूर जा गिरना तो स्वाभाविक था। रेल की पटरियां और जमीन के भीतर लगाए गए पाइप भी इस प्रकार मुड़
तुड़ गए, जैसे किसी ने धागे की गुड़ी मुड़ी करके लपेट दिया हो। सितंबर 1923 में जापान के टोक्यो याकोहामा क्षेत्र में भी ऐसा विनाशकारी भूकंप आया था कि पूरे क्षेत्र की जमीन एक दिशा में इस प्रकार झुक गई जैसे किसी ने तराश दिया हो। इस भूकंप में 5 लाख मकान गिर गए थे और करीब 12 लाख व्यक्ति मारे गए थे। निकटवर्ती संगामी खाड़ी में 36 फुट चौड़ी दरार उत्पन्न हो गई तथा आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसी भयंकर आग लगी कि उस क्षेत्र में 3 दिन तक मकान, इमारतें, वृक्ष, वनस्पति धू धू करके जलते रहे। इसके 3 वर्ष पहले चीन और तिब्बत की सीमा पर स्थित कंचू क्षेत्र में भी ऐसा ही भूकंप आया था, जिसमें कुछ ही सेकंडों के भीतर लगभग 2 लाख व्यक्ति मारे गए। इसी क्षेत्र में दिसंबर 1932 में आए भूकंप की विनाश लीला देखने वाले कई लोग तो अभी भी जीवित हैं, जिसमें करीब 70,000 व्यक्ति मारे गए थे। सन 1908 में इटली के मोसिना नगर में आए भूकंप से करीब 1 लाख व्यक्ति तो मरे ही, पूरा का पूरा शहर इस तरह बर्बाद हो गया कि अब उसका कहीं भी नाम निशान नहीं है। इस भूकंप के झटके इटली के कुछ अन्य नगरों में भी महसूस किए गए थे और उन क्षेत्रों में भी करीब 50,000 लोग मर गए थे। दक्षिण अमेरिका के पेरू क्षेत्र में तो मई 1970 में भूकंप के साथ साथ भारी वर्षा भी हुई। बर्फ की चट्टानें पर्वत शिखरों से टूट कर इमारतों और लोगों को पीसती हुई आगे निकल गई। इसी तरह का एक विचित्र भूकंप जून 1692 में जमैका के समुद्र तटीय इलाकों में आया था। उस समय समुद्र की लहरें उफनते हुए पानी की तरह बढ़ी और शहर के भीतर तक घुस आई। पोर्ट रॉयल बंदरगाह पर मरम्मत के लिए खड़ा एक जहाज पानी के इस तेज बहाव में बहता हुआ नगर के भीतर तक चला गया और मकानों, इमारतों सहित सैकड़ों लोगों को पीसता हुआ नगर के दूसरे छोर पर जा टिका। जनधन की इस क्षति के साथ वहां की भौगोलिक संरचना में भी कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि शहर का 2/3 हिस्सा सागर बन गया। वहां की जमीन पर समुद्र की लहरें कई फीट ऊंचाई तक लहराने लगी। 200-250 वर्ष बाद तक उस नगर की इमारतों का ऊपरी भाग समुद्री क्षेत्र में पानी की सतह के ऊपर दिखाई देता रहा। यह विनाश कुछ ही मिनटों में हो गया। ऐसा ही एक भूकंप सन 1755 में पुर्तगाल के लिस्बन क्षेत्र में आया, जिसके पहले ही झटके में शहर के 85% मकान धराशायी हो गए तथा हजारों लोग मारे गए। 40 मिनट बाद भूकंप का दूसरा झटका आया और उसने बाकी के मकानों को भी ध्वस्त कर दिया। मकानों और इमारतों के मलबे में आग लग गई। यह आग किन्हीं मानवीय प्रयत्नों से नहीं बुझी, बल्कि उस समय बुझी जब तीसरे झटके के साथ ही समुद्र की लहरें 16 से 20 फीट की ऊंचाई पर लहराती हुई नगर में घुस पड़ी। इस भूकंप के कारण 13 लाख वर्ग मील क्षेत्र प्रभावित हुआ। मोरक्को, स्पेन तथा वेस्ट इंडीज में भी उसी तरह का विनाश दृश्य उपस्थित हुआ। वही झटके और उसके बाद समुद्री लहरों का वही उत्पात। स्पेन में तो 60 फीट ऊंचाई तक समुद्र उफनने लगा था।